वैल्यू के एक पेयर्स को गिरते हैं, ठीक है। पल्स जो है वो हमको हार्ट रेट्स और हार्ट रिदम को जो है वो शो करता है। पल्स प्रोवाइड वेरिएबल डाटा अबाउट पर्सन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टेटस। पल्स जो है वो एक पेशेंट के कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस के बारे में जो है हमें डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिफिनीशन, द पल्स इज अ वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। पल्स जो है ये ब्लड की एक वेव है जो कि क्रिएटेड होते हैं, जो कि पैदा होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाए और ब्लड जो है वो आयोटा तक पुश करे, तो ये जो ब्लड का जो वेव बन गया, ठीक है, आर्टरीज में, इसको जो है वो हमें पल्स कहते हैं या पल्स। अब पल्स जो है किस तरह काम करता है, तो blood flows through the body in a continuous circuit. Electrical impulses originate from this node travel through heart muscle to stimulate cardiac contraction, ठीक है। हमारे हार्ट में जो है वो ये परस करें आपका हार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस एनोड होते हैं, ठीक है, साइनोएट्रियल नोड, तो इससे एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास होते हैं, ठीक है। और जिस जिस जगह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास होते हैं वहाँ पर कंट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस एनोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास हो जाता है और जिस तरह वो हार्ट मसल को स्टिमुलेट करता है तो कंट्रैक्शन हो जाता है। अप्रॉक्सिमेटली 60 to 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंटर द आयोटा, और एक पुश में कितना 60 to 70 ml ब्लड जो है वो एक कंट्रैक्शन में जो है वो पुश करता है हार्ट, ठीक है। और इसी को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है किसे कहते हैं, जब वेंट्रिकल जो है वो एक कंट्रैक्शन में जितना ब्लड पुश करता है आयोटा में, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। With each stroke volume ejection, the wall distant, creating a pulse wave that travels rapidly toward the distal end of the artery, ठीक है। हर एक इंजेक्शन के साथ जो है हार्ट एक वेव क्रिएट करता है जो कि आर्टरीज के एंड तक पहुंच जाती है। When a pulse wave reaches the peripheral artery, जिस तरह की पल्स वेव्स जो है ये पेरिफेरल आर्टरी तक पहुंच जाती है, ठीक है। दूर जो आर्टरी है हमारे जिसम में उस तक पहुंच जाती है। इट कैन बी फील्ड बाय पाल्पेटिंग द आर्टरी, तो ये हम फील करते हैं बाय पाल्पेटिंग द आर्टरी लाइटली अगेंस्ट अंडरलाइंग बोन और मसल। इसे थोड़े से पल्पेट करने से, ठीक है, मसल या बोन के अगेंस्ट, जब हम इसे बोन या मसल के अगेंस्ट थोड़े से पल्पेट करें तो हमें ये फील हो जाती है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ पल्स, पल्स जो है ये किस तरह कंट्रोल होती है, ठीक है। पल्स जो है वो कौन रेगुलेट या कंट्रोल करता है, पल्स जो है बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पल्स जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है थ्रू साइनोएट्रियल नोड के जरिए, ठीक है। एक पैराटोनिक नर्वस सिस्टम है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पैराटोनिक वो है जो हम कंट्रोल सकते हैं, अब जो हमारे कंट्रोल में है, और ऑटोनॉमिक जो खुद बहुत हो जाते हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल के बगैर जो है वो हो जाते हैं। अपन कार्ड पेसमेकर, इस एनोड और एवी नोड जो है ये पेसमेकर्स है, ठीक है। हार्ट में जो है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करते हैं, इससे एक इंपल्स पैदा होती है जो कि हार्ट को एक कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिस जगह से इंपल्स पास होता है तो वो रीजन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज द हार्ट रेट, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो हार्ट रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सिंपैथेटिक इंक्रीज द हार्ट रेट, सिंपैथेटिक जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हार्ट रेट इंक्रीज तो पल्स इंक्रीज, heart rate decrease, pulse decrease. The quantity of blood force out of the left ventricle during each contraction is called stroke volume. हर एक contraction में जो वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, जो कि 70 ml फॉर एन एवरेज एडल्ट है, ठीक है। अब कार्डिक आउटपुट क्या है, ये जो है एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज है एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्डिक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि आपने ऊपर पढ़ा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाई पल्स रेट। पल्स रेट मतलब कि 1 मिनट में कितने पल्सेस होते हैं। पल्स रेट का मतलब है कि द नंबर ऑफ पल्सेस पर मिनट, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml है, मल्टीप्लाई बाई पल्स रेट क्या है, 80 बीट पर मिनट, 80 बीट पर मिनट, ठीक है। तो आपने इसे मल्टीप्लाई करना है तो 5600 ml या 5.6 लीटर पर मिनट, ये जो है क्या है, कार्डियक आउटपुट है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट का जो है फार्मूला ये है कि स्ट्रोक वॉल्यूम ने आपने मल्टीप्लाई करना है पल्स रेट के साथ, ठीक है। तो इससे जो आएगा ये क्या होगा, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 मिनट में जो है वो हार्ट जो है कितना ml ब्लड जो है वो पुश करता है, ठीक है। तो 5.6 लीटर पर मिनट ब्लड जो है वो हार्ट जो है वो पुश करता है, तो ये कार्डियक आउटपुट है। द नंबर ऑफ pulsing sensation occurring in 1 minute is the pulse rate. 1 मिनट जो पल्सेशन हार्ट 1 मिनट में जो पल्सेशन करता है इसे पल्स रेट कहते हैं, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इज द कार्डियक आउटपुट, और जितने वॉल्यूम 1 मिनट में हार्ट जो है वो पुश करता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं, इसका फार्मूला ये है। पल्स रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, ठीक है। 70 बीट पर मिनट मल्टीप्लाई, अगर आपने 70 बीट्स लिया, ठीक है, तो फिर इससे ये आता है, ठीक है। अगर आपने 60 बीट्स लिया तो फिर ये आता है, ठीक है। लेकिन आपने याद कौन सा करना है, आपने याद ये करना है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रोक वॉल्यूम और पल्स रेट उन्होंने प्रोवाइड किया है और फिर आपको कहे कि कार्डियक आउटपुट मालूम करें, तो फिर आपने इस फार्मूले से मालूम करना है, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में वो पूछे कि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना है, तो फिर आपने ये वाला नहीं लिखना है, फिर आपने जो है ये 5.6 लीटर या ये लिखना है, ठीक है। इसमें एक दिया होगा तो फिर आपने ये लिखना है।
पल्स असेसमेंट। अब पल्स जो है इसे हम किस तरह एसेस कर सकते हैं, ठीक है। असेसमेंट आपने पढ़ा था वो पहले चैप्टर में, ठीक है। असेसमेंट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। तो पल्स का हम असेसमेंट किस तरह कर सकते हैं, हम पल्स किस तरह मालूम करेंगे और इसका पल्स का डाटा हम किस तरह कलेक्ट करेंगे। अब पल्स इसका एसेस बाय पाल्पेटिंग। पल्स जो है किस तरह एसेस होता है? बाय पाल्पेटिंग और अस्कल्टेटिंग यूजिंग स्टेथोस्कोप, या पाल्पेशन से और या अस्कल्टेशन से, ठीक है। पाल्पेशन किस तरह की थे? जब हम फिंगर के जरिया किसी चीज को जो है फिंगर के जरिए हम फील करें तो उसे पाल्पेशन कहते हैं, और अगर हम स्टेथोस्कोप के जरिए फील करें तो इसे हम अस्कल्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो या पाल्पेशन से या अस्कल्टेशन से हमें ये एसेस कर सकते हैं। अपर सिद्धांत में पाल्पेटेड बाय अप्लाइंग मॉडरेट प्रेशर विद द 3 मिडिल फिंगर ऑफ द हैंड। 3 मिडिल फिंगर जो है इससे हम पल्स जो है वो एसेस कर सकते हैं, ठीक है। बाय अप्लाइंग मॉडरेट प्रेशर, जब हम थोड़े से प्रेशर को जो है वो लगाए तो हम फिर पल्स को जो है वो एसेस कर सकते हैं। द पैड्स एंड डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द फिंगर आर द मोस्ट सेंसिटिव एरिया फॉर डिटेक्टिंग पल्स विद जेंटल प्रेशर, ठीक है। जो फिंगर्स का पेयर्स है, ठीक है, उससे हम पल्स को जो है वो इजीली एसेस कर सकते हैं। जब हम जेंटल प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, पल्सिंग एरिया में, तो हम वो एसेस कर सकते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप यूज फॉर असेसिंग एपिकल पल्स, और एपिकल पल्स जो है, एपिकल पल्स वो है जो कि आप चेस्ट रीजन में देखते हो, ठीक है। हार्ट का जो आप देखते हो, ठीक है, चेस्ट रीजन में, तो उसे एपिकल पल्स कहते हैं। तो वो हम स्टेथोस्कोप के जरिए जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। व्हाइल पाल्पेटिंग अ पल्स अनर्स वुड असेस द फॉलोइंग। जब आप पल्स को जो है वो पाल्पेट करते हो तो आपने जो इन चीज़ों को जो है वो एसेस करना है, ठीक है। पल्स रेट, और पल्स का रेट कितना है, ठीक है, मतलब उसका वो पर मिनट कितना है। पल्स रिदम, पल्स का रिदम क्या है, ठीक है। अगर पल्स जो है वो तेज है या स्लो है, किस तरह है, उसका रिदम क्या है, ठीक है। कभी तेज होता है, कभी स्लो होता है। पल्स वॉल्यूम, पल्स वॉल्यूम कितना है, इसका मतलब है कि पल्स कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। करेक्टर, पल्स का करेक्टर क्या है, ठीक है। बायलैटरल इक्विलिटी, और दोनों हाथों के पास या दोनों अपोजिट जो पर्स होते हैं पर्स करेगा। और आप रेडियल देखते हो तो फिर दोनों हैंड्स का जो रेडियल पर्स है वो किस तरह है, ठीक है, वो सेम है या उसमें कोई फर्क है, ठीक है, एक ज़्यादा है एक कम है, ठीक है। तो आपने वो भी चेक करना है, ठीक है। पर्स का खसूसियत करेक्टर आपने चेक करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने चेक करना है, तो ये सब आपने जो है वो चेक करना है। पल्स रेट, पल्स रेट का क्या मतलब है कि 1 मिनट में कितने पल्सेस होते हैं, ठीक है। अगर कम द लिस्ट फॉर नॉट लेस देन हाफ पर मिनट, ये जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने पल्स जो है वो हाफ मिनट से ज्यादा, हाफ मिनट से कम नहीं नापना है, ठीक है। काउंट द पल्स फॉर नॉट लेस देन हाफ मिनट, आपने हाफ मिनट से लेस पल्स काउंट नहीं करना है। अक्सर लोग जो है वो इस तरह करते हैं कि 20 सेकंड तक पल्स को काउंट करते थे और फिर 1 मिनट तक निकाल देते हैं। मतलब अगर इस तरह निकालते हैं कि 20 सेकंड में अगर 20 है तो 40 में 40 होगा, इस तरह 60 में 60 होगा। लेकिन आपने किस तरह करना है कि आपने लेस दिन हाफ मिनट, आपने हाफ मिनट से आधे मिनट से कम नहीं काउंट करना है, ठीक है। आधे मिनट से कम टाइम के लिए आपने नहीं काउंट करना है। आपने एटलीस्ट जो है वो 30 सेकंड तक या हाफ मिनट तक जो है वो काउंट करना है, ठीक है। मतलब अगर आपने 30 सेकंड तक काउंट किया और 30 सेकंड में जो है वो 30 पल्स आ गया, तो 1 मिनट में क्या कौन कितने आएंगे? 1 मिनट में 60 आएंगे। तो इस तरह फिर आपने 1 मिनट के लिए निकालना है। लेकिन 30 सेकंड से कम आपने, 30 सेकंड से कम टाइम के लिए आपने नहीं नापना है, ठीक है। 30 से ज़्यादा के लिए आप नाप सकते हो, ठीक है। मतलब 1 मिनट में आप जो है वो मेजर कर सकते हो, लेकिन इमरजेंसी में हम जो है वो 30 सेकंड के लिए फिर करते हैं, ठीक है। नॉर्मल 60 से 100 बीट पर मिनट जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। एवरेज इसका जो है वो 80 पर मिनट है। एडल्ट पल्स रेट, एडल्ट पल्स रेट ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट, इसका टिकिकार्डिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। पल्स रेट अगर 100 से ज्यादा है तो टिकिकार्डिया है। पल्स रेट अगर 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया है। क्या है? ब्रेडिकार्डिया, इसे कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये जो है वो याद रखना है। पल्स वॉल्यूम क्या है? फोर्स इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द पल्स विद द हार्ट कॉन्टैक्ट। ये पल्स के स्ट्रेंथ को इसके जो है कि कितना स्ट्रांगर है या कितना वीकर है। द पल्स वॉल्यूम इज आल्सो कॉल्ड द पल्स स्ट्रेंथ और क्वालिटी, ठीक है। इसे पल्स स्ट्रेंथ या क्वालिटी भी कहते हैं। रेफर टू द फोर्स ऑफ ब्लड विद ईच बीट, ये हमें जो है वो पल्स की फोर्स को जो है वो शो करता है, ठीक है। इट कैन बी रेंज फ्रॉम एब्सेंट टू बाउंडिंग, और ये एब्सेंट से बाउंडिंग तक हो सकता है, ठीक है। इसका क्या मतलब? बाउंडिंग स्ट्रांग फुल फोर्स पल्स, ठीक है। अगर पल्स बहुत ज्यादा है, स्ट्रांग फुल है, तो इसे बाउंडिंग पल्स कहते हैं। अगर पल्स जो है वो वीक है, ठीक है, या आप जो है आसानी पाल्पेट नहीं कर सकते आप, तो इसे 3D या वीक पल्स कहते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट टू पाल्पेट पल्स आप डिमिनिश्ड, ठीक है, वो जो है डिमिनिश्ड होता है, ठीक है, हम वो उसे पाल्पेट नहीं कर सकते।
मतलब वो कमजोर, बहुत कमजोर पल्स होते हैं। एब्सेंट नो पाल्पेबल पल्स, और जो पल्स आपको पाल्पेट न कर सके, ठीक है, आप कोई फीलिंग पल्स का जो है वो आप फील न कर सके, तो इसे फिर एब्सेंट पल्स जो कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इज इन्फ्लुएंस, वॉल्यूम जो है किस चीज़ से उससे पर असर पड़ती है, बाय द पोरफुलनेस ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो है पोरफुलनेस की वजह से, द कंडीशन ऑफ द आर्टेरियल वॉल की कंडीशन हालत, एंड हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन, या हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन से भी पल्स वॉल्यूम जो है वो उस पर असर पड़ सकती है, ठीक है। एकदम रिवर टू द रेगुलरिटी और इक्वल स्पेसिंग ऑफ ऑल द बीट ऑफ द पल्स, ठीक है, ये हमें रेगुलरिटी को शो करता है, या इक्वल स्पेसिंग ऑफ ऑल द बीट, या हर एक बीट का के दरमियान जो स्पेस होता है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर एक पल्स हो गया, फिर इतना टाइम हो गया, फिर दूसरा पल्स हो गया, फिर इतना टाइम, फिर दूसरा पल्स, इतना, तो ये क्या है, ये रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर पल्स है, ठीक है। A pulse with regular rhythm is known as irregular rhythm is known as डिसरिथमिया, ठीक है, और एरिथमिया, जिसमें रेगुलरिटी नहीं हो तो वो क्या है, उसे डिसरिथमिया या एरिथमिया कहते हैं, ठीक है। वो इस तरह होती है, ठीक है। डिसरिथमिया जो है वो किस तरह होती है, वो इस तरह, अगर ये एक पल्स हो गया तो इतना टाइम, फिर दूसरा हो गया, फिर इतना टाइम लगा, फिर तीसरा हो गया, फिर स्मॉल टाइम हो गया, फिर लास्ट टाइम, फिर, तो ये इरेगुलर है, ठीक है, इसे एरिथमिया कहते हैं। और ये रेगुलर पल्स है, ठीक है, ये रेगुलर और ये इरेगुलर, ठीक है। इक्वल टाइम इलेप्स बिटवीन बीट्स ऑफ अ नॉर्मल पल्स, दिस स्टेडी बीट इज कॉल्ड पल्सस रेगुलरिस, और जिसके दरमियान जो है वो इक्वल टाइम हो तो इसे कहते हैं पल्सेस रेगुलरिस, ठीक है। बीट के दरमियान जो है वो इलेप्स जो है, इलेप्स मतलब टाइम, इलेप्स मतलब दो बीट्स के दरमियान जो टाइम का जो वक्फा है, ठीक है, तो ये इक्वल हो तो इसे पल्सेस रेगुलरिस कहते हैं। पल्स विद इरेगुलर रिदम इज रेफर्ड टू एज एरिथमिया, और जिसके दरमियान जो इरेगुलर रिदम हो, जिस तरह ये है इरेगुलर रिदम है, तो इसे एरिथमिया कहते हैं, ठीक है। बायलेटरल इक्विलिटी और सिमेट्री ऑफ पल्स क्या है, when assessing peripheral pulse to determine adequacy of blood flow to a particular area of the body, to check the blood flow of bilateral is important, ठीक है। बायलेटरल इक्विलिटी और सिमेट्री ऑफ पल्स का मतलब ये है कि आपने अगर रेडियल पल्स चेक करना है, तो अगर आपने रेडियल पल्स राइट हैंड में चेक किया तो फिर आपने लेफ्ट में चेक करना है, अगर दोनों इक्वल है तो इसे बायलेटरल इक्विलिटी कहते हैं, ठीक है। अगर राइट हैंड में जो है पल्स जो है वो नॉर्मल है, और लेफ्ट में पल्स जो है वो आपको सही तरीके से जो है वो फील नहीं होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई ब्लड का ब्लॉकेज हो सकता है, कोई फर्क हो सकता है, ठीक है। पेरिफेरल पल्स, जब आप पेरिफेरल पल्स को जो है वो एसेस करते हो तो टू डिटरमाइन द एडिकेसी ऑफ ब्लड फ्लो, के उसी पार्ट को जो है वो उसी पार्टिकुलर एरिया को जो है उसे ब्लड एडिकेसी को जो है वो आप मालूम कर सके, टू चेक द ब्लड फ्लो ऑफ बायलेटरल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बायलेटरल ब्लड फ्लो जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पल्सेस, पेरिफेरल पल्सेस इज अ पल्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द हार्ट, फॉर एग्जांपल इन द फुट और रिस्ट दिस वाया फिंगर्स, ठीक है, जो पल्स हार्ट से दूर है उसे पेरिफेरल पल्स कहते हैं, ठीक है, जिस तरह के पाव में है या हाथ में है, ठीक है, हैंड्स में है। द एपिकल पल्स इज कंट्रास्ट इज अ सेंट्रल पल्स, ये एपिकल पल्स जो है वो सेंट्रल पल्स है, दैट इज लोकेटेड एट द एपिक्स ऑफ द हार्ट, जो कि हार्ट की एपिक्स पर में वाक़ है, ठीक है। इट इज आल्सो रिफर्ड टू एज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंपल्स, और इसे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंपल्स भी कहते हैं, ठीक है। एपिकल पल्स को पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंपल्स भी कहते हैं। इसी आर टेकन बाय स्टेथोस्कोप, और ये हम स्टेथ से जो है वो लेते हैं, ठीक है। अगर ये आपका हार्ट है तो ये इसका क्या है, ये इसका बेस है, ये हार्ट का बेस है, ठीक है, और ये हार्ट का क्या है, एपिक्स, ठीक है। तो ये एपिकल पल्स जो है ये हमें हार्ट की एपिक्स जो है इसमें फील होता है, ठीक है। तकरीबन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस या फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो है, ठीक है, जिसमें उसमें जो है एपिकल पल्स हमें फील होती है। पल्स साइड, ठीक है, टेम्पोरल पल्स हम ले सकते हैं, इस ये कैरोटिड पल्स है, ठीक है, इस तरह ब्रेकियल पल्स, एपिकल पल्स, ठीक है, एट द एपिक्स ऑफ द हार्ट, रेडियल पल्स, फेमोरल पल्स, पोप्लिटल पल्स बिहाइंड द नी, ठीक है, डोर्सेलिस पिडिस, ठीक है, और पोस्टीरियर टिबियल जो है, ये टाइप्स ऑफ पल्सिस साइड्स है, ठीक है, पल्सिस डिफरेंट साइड्स। रेडियल जो है बेस ऑफ द थंब, टेम्पोरल साइड ऑफ फोरहेड, ठीक है, हेड में, कैरोटिड जो है साइड ऑफ नेक, ब्रेकियल इनर एस्पेक्ट ऑफ एल्बो, ठीक है, एल्बो के इनर एस्पेक्ट पर, फेमोरल जो है इनर एस्पेक्ट अंदरूनी एस्पेक्ट ऑफ अपर थाई, ठीक है, पोप्लिटल बिहाइंड द नी, नी के पीछे, डोर्सेलिस पिडिस जो है एट द टॉप ऑफ द फुट, पोस्टीरियर टिबियल जो है ये भी फुट में है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये फुट के जो है पोस्टीरियर साइड पर है, ठीक है। एपिकल पल्स और एपिक्स ऑफ द हार्ट टेकन विद स्टेथोस्कोप, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है। एपिकल पल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो है स्टेथोस्कोप से हम लिख रहे हैं, एपिक्स ऑफ द हार्ट होती है और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट होती है, क्योंकि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर होती है, ठीक है। रीजन फॉर यूजिंग स्पेसिफिक पल्स साइट, ठीक है, हम मुख्तलिफ साइट्स यूज़ करते हैं। रेडियल पल्स हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, पल्स साइट और रीजन फॉर यूज़।
रेडियल हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, रेडियल एक्सिस पर, क्योंकि आसानी से हम इसे जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। टेम्पोरल यूज में रेडियल पल्स इज नॉट, अगर रेडियल पल्स काम नहीं करते तो फिर आप टेम्पोरल ले सकते हैं, ठीक है। अगर रेडियल पल्स को एक्सेसिबल नहीं है, अगर किसी के हाथ नहीं है, ठीक है, या एक्सीडेंट हुआ है उसमें, उसके के हाथ जो है वो इंजर्ड हो गया है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर तो आप रेडियल नहीं ले सकते, तो फिर टेम्पोरल लोगे, ठीक है। कैरोटिड यूज ड्यूरिंग कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक क्या मसाइल जो है या शॉक जो है इन एडल्ट्स, इसमें एडल्ट में, तो फिर हम कैरोटिड पल्स देखते हैं। यूज सर्कुलेशन टू द ब्रेन, और हम ब्रेन की सर्कुलेशन को भी कैरोटिड पल्स से चेक कर सकते हैं। एपिकल रूटीन यूज फॉर इन्फेंट, एपिकल पल्स जो है जो कि हार्ट के एपिक्स से होती है, ठीक है, ये हम चिल्ड्रन के लिए लेते हैं, ठीक है। 3 ईयर के चिल्ड्रन तक जो है वो हम ये पल्स जो है वो यूज़ करते हैं, यूज टू रिमाइंड डिस्क्रिपेंसी विद रेडियल पल्स, ठीक है। और हम जो है अगर रेडियल पल्स में कोई मसला है, ठीक है, तो अगर हमें उसे सक्सेस नहीं कर सकते एक्सेस, अगर हम रेडियल पल्स तक एक्सेस नहीं कर सकते तो फिर हम एपिकल पल्स तक जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग कंजंक्शन विद सम मेडिकेशन, सर्टेन मेडिकेशन जो है उसके इफेक्ट को देखने में भी हम जो है वो एपिकल पल्स जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। ब्रेकियल यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्रेकियल जो है हम ब्लड प्रेशर जो है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में हमें ब्रेकियल पल्स यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग कार्डिक अरेस्ट, इन्फेंट में कार्डिक अरेस्ट में भी हम ब्रेकियल पल्स जो है वो यूज़ करते हैं। फेमोरल यूज इन केस ऑफ कार्डिक अरेस्ट और शॉक में, ठीक है, तो हम इसमें फेमोरल भी करते हैं और कैरोटिड भी करते हैं, ठीक है, कार्डिक अरेस्ट में, ठीक है। पुपलिटल यूज सर्कुलेशन टू द लोअर लिग की सर्कुलेशन को चेक करने के लिए कि लोअर लिग तक ब्लड जो है वो आसानी से पहुंचती है यानी, या कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, तो इसमें हम पुपलिटल सच जो है वो यूज़ करते हैं। पोस्टीरियर ट्यूब जो है वो फुट तक सर्कुलेशन को जो है वो उसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होती है। डोर्सल स्पिरिट भी जो है वो फुट के सर्कुलेशन को शो करते हैं। वेरिएशन इन पल्स बाय एज, ठीक है, एज के मुताबिक जो है वो पल्स किस तरह चेंज होता है। तो न्यू बर्न जो है उसका पल्स जो है वो हाई होता है, ठीक है, 80 to 180 बीट्स पर मिनट होते हैं। 1 ईयर का बच्चा जो है उसके 80 to 140 होते हैं। इस तरह 5 to 8 75 to 120, इस तरह ये जो है टीनेजर वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो एडल्ट का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने जो है वो याद रखना है, ठीक है। इफेक्ट इफेक्टिंग पल्स, अब पल्स जो है वो किस चीज़ों की वजह से जो है वो इफेक्ट होती है, ठीक है, एज की वजह से इफेक्ट होती है। 6 मेल और फीमेल का, ठीक है, एक्सरसाइज और फिजिकल ट्रेनिंग से इंक्रीज होता है पल्स। बॉडी फ्लूइड जो है वो भी पल्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, पोजीशन भी इफेक्ट करता है। सर्टेन पोजीशन से पल्स डिक्रीज होते हैं, सर्टेन से जो है वो इंक्रीज होते हैं। सर्टेन ड्रग्स जो है वो पल्स को इंक्रीज करते हैं, बस डिक्रीज करते हैं। इस तरह इलनेस, इमोशन से भी पल्स इंक्रीज होते हैं। टेम्परेचर वगैरह जो है ये पल्स को वो चेंज कर सकता है, ठीक है। एज एज इंक्रीज द पल्स रेट ग्रेजुअली डिक्रीज, जैसे कि एज इंक्रीज होता है तो पल्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिस तरह कि आपने देखा न्यू बर्न का 180 तक था, ठीक है। तो इस तरह जब एज इंक्रीज हो जाता है तो पल्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी द एवरेज मेल पल्स रेट इज स्लाइटली लोअर देन फीमेल, ठीक है, मेल का पल्स रेट जो है वो फीमेल से क्या होता है, लोअर होता है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एक्सरसाइज से जो है वो पल्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। द रेट ऑफ इंक्रीज द प्रोफेशनल एथलीट इज ऑफन लेस देन, ये बात जो है बहुत अहम है, ठीक है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोफेशनल एथलीट इज ऑफन लेस देन इन द एवरेज पर्सन बिकॉज ऑफ ग्रेटर कार्डियक साइज, स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी, ठीक है। एथलीट्स जो होते हैं, ठीक है, उन लोगों का पल्स जो है वो आम बंदे से जो है वो कम होता है। क्यों कम होता है, इसलिए कम होता है क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज की वजह से उसका कार्डियक साइज, जो हार्ट का साइज है वो क्या होता है, वो ग्रेटर होता है, ठीक है, उसका कार्डियक साइज वो ग्रेट होता है, तो वो एक पुश से ज़्यादा ब्लड जो है वो सप्लाई करते हैं, तो इस वजह से उसका कार्डियक रेट जो है, पल्स रेट जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, नॉर्मल बंदे से। उसका स्ट्रेंथ, इफिशिएंसी और कार्डियक साइज जो है वो ग्रेटर होता है, तो इसकी वजह से पल्स उसका डिक्रीज होता है नॉर्मल के मुकाबले में। हाइपोवॉल्यूमिया या डिहाइड्रेशन, हाइपोवॉल्यूमिया मीन मतलब कि आपके ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है या आप डिहाइड्रेट हो गए हो, ठीक है। लेस ब्लड फ्रॉम द वेस्कुलर सिस्टम इंक्रीज पल्स रेट, अगर आपसे ब्लड लेस हो गया तो आपका पल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हार्ट जो है वो कोशिश करेगा कि ब्लड जो है ब्लड जो है वो सप्लाई करे आपके टिश्यू तक, ठीक है। In adult, the loss of circulatory volume result in adjust of the heart rate to increase blood pressure as the body compensate for the lost blood volume, ठीक है। अगर आपसे ब्लड वॉल्यूम लॉस हो गया है, ठीक है, तो हार्ट जो है वो ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को प्रेशर जो है वो पुश करेगा, ठीक है, ताकि कंपेंसेट करे, ठीक है, किस से ब्लड वॉल्यूम लॉस से लॉस को जो है वो कंपेंसेट करे, ठीक है, उस कमी को जो है वो पूरा करें। Stress. In response to stress, sympathetic nervous system stimulation increase the overall activity of the heart. Stress increase the rate as well as the force of the heartbeat, ठीक है। स्ट्रेस की वजह से जो है हार्ट रेट जो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। Fear and anxiety as well as the perception of severe pain stimulate the sympathetic system, ठीक है।
फियर, एंजाइटी और पेन जो है ये सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है और इस तरह पल्स रेट जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फियर, द पल्स रेट इंक्रीजेज इन रिस्पांस टू लोअर ब्लड प्रेशर, ठीक है। पल्स रेट जो है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो पल्स रेट आपका लोअर होगा, ठीक है। अगर बीपी जो है वो इंक्रीज होता है तो आपका पल्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। That is from peripheral vasodilation associated with elevated body temperature and because of the increased metabolic. टेम्परेचर में फ्यूर में क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इससे क्या होता है, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन होता है, ठीक है। आपके पेरिफेरल में ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाता है, तो इससे ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो पल्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पल्स भी फिर इंक्रीज हो जाता है, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो पल्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मेडिकेशन, सम मेडिकेशन डिक्रीज द पल्स रेट एंड अदर इंक्रीज, बस जो है वो डिक्रीज करता है और बाजी जो है वो इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियोटोनिक्स जो कार्डियक ड्रग्स है, ठीक है, डिजिटेरिस प्रिपरेशन वगैरह, वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ठीक है। वेयर इज एपिनेफ्रिन इंक्रीज, एपिनेफ्रिन जो है ये हार्मोन भी है और ये ड्रग्स भी है, ठीक है, हम बाहर से भी देते हैं, तो ये हार्ट रेट को जो इंक्रीज करता है, ठीक है। Position, when a person is sitting or standing, blood usually pool in independent vessel of the venous system. Pooling is in transit, decrease in the venous blood return to the heart and a subsequent reduction in blood pressure and increase in heart rate, ठीक है। जब आप जो है स्टैंडिंग पोजीशन में हो या कुर्सी वगैरह पर बैठे हो तो इससे क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल में ब्लड जो है वो पूल हो जाता है, ठीक है। और ये पूलिंग की वजह से आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, venous return to heart and subsequent reduction in blood pressure, और ये पूलिंग की वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर कम हो गया तो हार्ट रेट क्या हो गया, हार्ट रेट या पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पैथोलॉजी, certain diseases such as heart condition or those that impair oxygenation can alter the resting pulse rate, बस ऐसे रिस्पायरेटरी डिजीज हो गया, ठीक है, या हार्ट डिजीज हो गया जिसकी वजह से आपके टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, ठीक है, तो इस चीज से भी पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हार्ट जो है वो कंपेंसेट करता है कि ऑक्सीजन की कमी को जो है वो पूरा करे, ठीक है। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन इज द मैकेनिज्म, अब रिस्पायरेशन टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। इज द मैकेनिज्म द बॉडी यूज टू एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ब्लड एंड द सेल, ठीक है। रिस्पायरेशन एक तरह से जिसमें ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट और लंग्स के दरमियान और फिर लंग्स और ब्लड के दरमियान जो इसका एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस, वेंटिलेशन, द मूवमेंट ऑफ गैस बिटवीन इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, या ब्रीथिंग इसको भी कहते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन को ब्रीथिंग भी कहते हैं। गैसेस का मूवमेंट आउट ऑफ द लंग, इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। इन्वायरमेंट और लंग्स के दरमियान गैसेस का जो एक्सचेंज होता है इसको वेंटिलेशन या ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द रेड ब्लड सेल, अब जो है लंग्स और ब्लड के दरमियान ब्लड का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, लंग्स और ब्लड के दरमियान गैसेस का जो एक्सचेंज होता है इसको डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और परफ्यूजन किसे कहते हैं, जब ब्लड और टिश्यू के दरमियान जो है गैसेस का एक्सचेंज हो तो इसे परफ्यूजन कहते हैं। आपको ये तीन टर्म जो है ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेंटिलेशन जो है गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स, डिफ्यूजन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, परफ्यूजन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल टू एंड फ्रॉम द कैपिलरीज, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल टू एंड फ्रॉम द कैपिलरीज, रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कैपिलरीज से टिश्यू तक, ठीक है, या टिश्यू और कैपिलरीज के दरमियान जो एक्सचेंज होता है इसको परफ्यूजन कहते हैं। लेकिन आम आदमी ये कहते हैं कि गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू इज कॉल्ड परफ्यूजन, ठीक है। रिस्पायरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा जो है रिस्पायरेटरी सेंटर है, ठीक है। और थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कौन था, वो हाइपोथैलेमस में था, ठीक है। इन द ब्रेन स्टेम रेगुलेट द इनवॉलंटरी इट नॉर्मल ब्रीथ इन अ स्मूथ अनइंटरप्टेड पैटर्न 12 टू, ये जो है नॉर्मल ब्रीथिंग है, नॉर्मल ब्रीथिंग कितना है 12 to 20 टाइम्स पर मिनट, कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, एक इनवॉलंटरी कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, हमारे बस में नहीं है, ठीक है। और कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। वेंटिलेशन इज रेगुलेटेड बाय CO2 O2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द आर्टेरियल ब्लड, वेंटिलेशन किस तरह कंट्रोल हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से इन द आर्टेरियल ब्लड में, ठीक है। जिस तरह की आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है वो कम होता है तो लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को डिफ्यूज होता है, ठीक है। CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होता है तो वो लंग्स को डिफ्यूज करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन इज द लेवल ऑफ CO2 इन द आर्टेरियल ब्लड, वेंटिलेशन में अहम बात क्या है, लेवल ऑफ CO2, आर्टेरियल ब्लड में लेवल ऑफ CO2 है, ठीक है, क्योंकि CO2 जो ये एसिडिक गैस है ये ब्लड के एसिड को इंक्रीज करता है। इन एलिवेशन CO2 का द रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम इन द ब्रेन टू इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। जब आपके ब्लड में CO2 का लेवल जो है वो बढ़ जाता है तो क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम इन द ब्रेन, तो ब्रेन मेडुला ऑब्लांगेटा को जो है ये
मेडुला ऑब्लांगेटा जो है CO2 लेवल को असिस्ट करता है टू इंक्रीज द रेट एंड डिप्थ ऑफ ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग का रेट और डिप्थ जो है वो इंक्रीज करता है, वो ज्यादा कर देता है, ठीक है। द इंक्रीज वेंटिलेटरी इफेक्ट रिमूव्स एक्सेस CO2 बाय इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, और इस तरह इंक्रीज वेंटिलेटरी इफेक्ट जो है वो इंक्रीज ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो क्या करता है, वो एक्सेस CO2 जो है वो रिमूव करता है, कर देता है एक्सीलरेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है, एक इंस्पायरेशन है और एक एक्सपायरेशन है, और इसके दरमियान जो है वो पास है, ठीक है। हम इंस्पायरेशन लेते हैं, फिर पास करते हैं, फिर एक्सपायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, फिर एक्सपायरेशन करते हैं, फिर पास करते थे, ठीक है। तो इंस्पायरेशन जो है ये एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, और एक्सलेशन जो है ये पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस वो जो हम जो है इसमें एफर्ट करते हैं, ठीक है, हम जो सांस लेते हैं तो हम एफर्ट करते हैं, तो एक्टिव प्रोसेस है, और ये पैसिव प्रोसेस खुद बहुत जो है वो फिर एक्सलेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है। Inspiration during this phase, the respiratory center stream impulses from the phrenic nerve causing the diaphragm to contract, ठीक है। phrenic nerve जो है ये वर्टिब्रल कॉलम से आया है और का अटैच हो गया है, ये डायफ्राम को अटैच हो गया, ठीक है। phrenic nerve जो है वो डायफ्राम से इंपल्स और ये चीज जो है वो ट्रांसफर करता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक, ठीक है। एब्डोमिनल organ move downward and forward increasing the length of the chest cavity to move air into the lungs। एब्डोमिनल ऑर्गन मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, एब्डोमिनल ऑर्गन जो है वो डाउनवर्ड जाता है और फॉरवर्ड आता है, ठीक है। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का लेंथ जो इंक्रीज हो जाता है टू मूव एयर इनटू द लंग्स, और इस तरह एयर जो है वो अंदर चला जाता है। द डायफ्राम मूव्स अप्रॉक्सिमेटली 1 सेंटीमीटर एंड द रिब्स रिट्रैक्ट अपवर्ड फ्रॉम द बॉडी मिडलाइन अप्रॉक्सिमेटली 1.2 to 2.5 सेंटीमीटर। डायफ्राम जो है 1 सेंटीमीटर वो जो है डायलेट हो जाता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर डायफ्राम जो डायलेट हो जाता है, फ्लेट हो जाता है, एंड द रिब्स रिट्रैक्ट अपवर्ड, और रिब्स जो है वो अपवर्ड आ जाते हैं फ्रॉम द बॉडी मिडलाइन, बॉडी के मिडलाइन से 1.2 to 2.5 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग अ नॉर्मल रिलैक्स ब्रीथ अ पर्सन इनहेल 500 ml ऑफ एयर, ठीक है। एक नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान जो है एक ब्रीथ रिलैक्स ब्रीथ अ पर्सन इनहेल, एक ब्रीथ में जो है पर्सन कितना ml जो है वो इनहेल करता है 500 ml, ठीक है। द अमाउंट इज रिफर टू एज टाइडल वॉल्यूम, और इसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। वो एयर वॉल्यूम जो हम एक सांस के दौरान जो है वो इनहेल करते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, और वो कितना है 500 ml। एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, ठीक है। एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन में क्या होता है, इसमें आपका डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है और मोर डूम शेप हो जाता है। डूम शेप का क्या मतलब है कि आपका डायफ्राम जो है वो इस तरह हो जाता है, डूम शेप, इसको डूम शेप कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपायरेशन में आपका डायफ्राम जो है वो इस तरह हो जाता है, ठीक है, और इंस्पायरेशन में आपका डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। ये डूम शेप, ठीक है, और ये जो है ये इंस्पायरेशन में आपका डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है, फ्लैट हो जाता है। थोरेसिक, द थोरेक्स डिक्रीज इन साइज, थोरेक्स जो है वो सीना जो है वो साइज में डिक्रीज हो जाता है, एंड दस द लंग्स आर कंप्रेस्ड, और लंग जो है कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। रिब्स मूव इनवर्ड एंड इनवर्ड, रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, रिब्स जो है वो डाउनवर्ड चले जाते हैं, ठीक है, और अंदर की तरफ चले जाते हैं। स्टर्नम मूव्स इनवर्ड, और स्टर्नम जो है वो भी अंदर की तरफ चला जाता है, तो इससे लंग्स कंप्रेस हो जाता है और एयर जो है वो बाहर निकलती है। पास, पास का मतलब है रुक जाना, ठीक है। द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दरमियान में जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है, जो वक्फा होता है उसको पास कहते हैं। द नॉर्मल ब्रीथ रेट एंड डेप्थ ऑफ वेंटिलेशन इज कॉल्ड यूपनिया, नॉर्मल ब्रीथिंग को यूपनिया कहते हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, नॉर्मल ब्रीथिंग को यूपनिया कहते हैं, ठीक है। इंटरप्टेड बाय साई, और इसके दरमियान जो है क्या होता है, एक वक्फा होता है, एक साई होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग, कोस्टल या थोरेसिक ब्रीथिंग, ऑब्जर्व बाय द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। इसमें हम जो है ऑब्जर्व बाय द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इस ब्रीथिंग में चेस्ट जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड आती है, ठीक है। जब सांस लेते वक्त हम जो है चेस्ट को अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, इसको कोस्टल या थोरेसिक ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। कॉमन यूज फॉर एडल्ट, और एडल्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये हम मुख्तलिफ बीमारियों में देखते हैं, ठीक है। जो पेशेंट है उससे कमीज वगैरह जो है उतारते हैं और उससे कहते हैं कि आप ब्रीथिंग करें, तो फिर हम इसका ब्रीथिंग जो है असिस्ट करते हैं, ठीक है, और चेस्ट का हम मूवमेंट जो है वो देखते हैं, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट देखते हैं। तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, कि कोस्ट या थोरेसिक ब्रीथिंग जो है वो एडल्ट्स के लिए यूज होते हैं। डायफ्रामेटिक या एब्डोमिनल ब्रीथिंग इन्वॉल्व द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, इसमें हम डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखते हैं, ऑब्जर्व बाय द मूवमेंट ऑफ एब्डोमिन, और इसमें हम एब्डोमिन के मूवमेंट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि डायफ्राम नीचे होता है तो इसमें एब्डोमिनल मूवमेंट होते हैं। कॉमन यूज फॉर चिल्ड्रन, और ये हम चिल्ड्रन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए आपने जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग
रिस्पायरेशन, ठीक है। अब रिस्पायरेशन जो है कौन से इफेक्ट की वजह से जो है वो इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है वो बॉडी पोजीशन की वजह से भी रिस्पायरेशन इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, एक्सरसाइज की वजह से भी, एक्यूट पेन, मेडिकेशन, स्मोकिंग, हीमोग्लोबिन फंक्शन, एंजाइटी, एब्डोमिनल ट्रॉमा, न्यूरोलॉजिकल इंजरी, इससे जो है आपका रिस्पायरेशन जो इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की खसूसियत क्या है, ठीक है। When the respiration rate is taken, जब respiratory take when the respiration rate is taken, several characteristics should be noted. जब आप respiration rate जो मेजर करते हैं तो आपने several खसूसियात को जो है वो नोट करना है, ठीक है। जिसमें रेट आता है, ठीक है, जिसमें रेट आता है मतलब कितनी स्पीड से रिस्पायरेशन हो रही है, रिदम क्या है, ठीक है। रिस्पायरेशन का मतलब अगर एक पेशेंट जो है वो 2 सेकंड में एक सांस लेता है, फिर रुक जाता है, फिर किस तरह लेता है, ठीक है, इसको रिदम कहते हैं। डिप्थ, रिस्पायरेशन का डिप्थ क्या है, वो किस तरह रिस्पायरेशन, डीप रिस्पायरेशन लेता है या शैलो रिस्पायरेशन लेता है। क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग का कैरेक्टरिस्टिक वगैरह क्या है, ठीक है। क्वालिटी क्या है, रिस्पायरेटरी रेट, इट इज द नंबर ऑफ रिस्पायरेशन पर मिनट, एक मिनट में जितने रिस्पायरेशन हो रहे हैं इसको रिस्पायरेटरी रेट कहते हैं, ठीक है। और ये कितने हैं, 12 to 20 साइकिल पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में हम 12 से लेकर 20 रिस्पायरेशन जो हम लेते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन है वो मोर रैपिड रेट ऑफ ब्रीथिंग, चिल्ड्रन में ये ज्यादा होते हैं। रिस्पायरेटरी रेट रेंजेस ऑफ वेरियस एजेस, और एज के निस्बत से जो है ये रिस्पायरेशन जो है वो डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। न्यू बन जो है वो 30 to 50 साइकिल पर मिनट लेते हैं। इस तरह 1 to 2 ईयर 20 to 30, 3 to 8 ईयर 18 to 26, 9 to 11 ईयर 16 to 12, और एडल्ट, आपने एडल्ट का याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी रेट, टेकिप ने कहते हैं क्विक शेलो ब्रीथ को टेकिप ने कहते हैं, ठीक है। इसमें आप ब्रीथिंग जो क्विक होता है, और शेलो, शेलो का मतलब है कि हम जो है इसमें ज़्यादा एयर जो है वो अंदर इनहेल नहीं करते, ठीक है। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर जो है इनहेल होते हैं शेलो ब्रीथिंग में, ठीक है, और ये क्विक होते हैं। ब्रेडिपनिया एबनॉर्मल स्लो ब्रीथिंग, इसमें जो है हम ब्रीथिंग एबनॉर्मल स्लो ब्रीथिंग इसमें होते हैं, ठीक है। एपनिया सीजेशन ऑफ ब्रीथ, एपनिया मीन नो ब्रीथिंग, एपनिया मीन नो, सीजेशन मीन रोकना, ठीक है। तो इपनिया नो ब्रीथिंग एंड यूपनिया जो है वो नॉर्मल ब्रीथिंग को कहते हैं, ठीक है। यूपनिया, यूपनिया जो है वो नॉर्मल ब्रीथिंग को कहते हैं। रिस्पायरेटरी रिदम, एट्रीब्यूट टू द रेगुलर एंड इक्वल स्पेसिंग ऑफ ब्रीथ, ठीक है। इसमें हम क्या दिखता है, रेगुलर ब्रीथिंग और टू ब्रीथिंग के दरमियान जो है वो टाइम जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर एक बंदा जो है वो 2 सेकंड में एक ब्रीथ लेता है, ठीक है, और फिर जो है दूसरा ब्रीथ भी 2 सेकंड में लेता है, इस तरह दो के दरमियान जो है वो टाइम भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 2 ब्रीथ्स के या 2 साइकिल के दरमियान जो है ब्रीथिंग का टाइम जो है वो इक्वल होना चाहिए, इसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो फिर ये रेगुलर रिदम होगा, ठीक है। With irregular breathing pattern, the depth and amount of air inhaled and exhaled and the rate of respiratory per minute will vary, ठीक है। irregular में क्या होगा, आपका जो एयर इनहेल और एक्सहेल करते हो उसका अमाउंट भी चेंज होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर भी चेंज होगा, और दो ब्रीथ के दरमियान जो टाइम लैप्स है वो भी जो है वो चेंज होगा, और डिप्थ जो है वो भी चेंज होगा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी डिप्थ, अब रिस्पायरेटरी डिप्थ से क्या मतलब है, इससे मतलब है कि आप रिस्पायरेशन जो है वो शेलो, रिस्पायरेशन जो शेलो है या डीप है, ठीक है। शेलो का मतलब ये है कि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इनहेल करते हो, डीप का मतलब है जो डीप में आप लार्ज अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इनहेल करते हो। द डिप ऑफ रिस्पायरेशन इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड, ठीक है। डिप का मतलब है कि आप कितना एयर जो है वो इनहेल करते हो या एक्सहेल करते हो। इट इज डिस्क्राइब्ड एज इधर शेलो या डीप। रैपिड बट शेलो रिस्पायरेशन अकर इन सम डिजीज, रैपिड, ठीक है, तो अगर इन सम डिजीज कंडीशन, बस डिजीज में होता है सच एज हाई फीवर, ठीक है, फीवर में, शॉक में एंड सीवियर पेन, और पेन में जो है हम शेलो ब्रीथिंग करते हैं और रैपिड ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन डीप एंड रैपिड रिस्पायरेशन, हाइपर वेंटिलेशन किसे कहते हैं, डीप एंड रैपिड रिस्पायरेशन को हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं, ठीक है। हाइपर मीन लार्ज अमाउंट, लार्ज, ठीक है, वेंटिलेशन मीन ब्रीथिंग, ठीक है। या हाइपर मीन इंक्रीज, वेंटिलेशन मीन ब्रीथिंग, इंक्रीज ब्रीथिंग, तो इसमें हम डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग करते हैं। एंड हाइपोवेंटिलेशन रेफर टू शेलो एंड स्लो ब्रीथिंग, और शेलो और स्लो ब्रीथिंग को क्या कहते हैं, इसको हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी क्वालिटी, रिस्पायरेटरी क्वालिटी करेक्टर रेफर टू ब्रीथिंग पैटर्न, ठीक है, ये से मुराद ब्रीथिंग का पैटर्न किस तरह है, ठीक है। क्वालिटी का मतलब ब्रीथिंग पैटर्न, बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, कि नॉर्मल ब्रीथिंग है, एबनॉर्मल ब्रीथिंग है, ठीक है। लेबर ब्रीथिंग रेफर टू रिस्पायरेशन दैट रिक्वायर ग्रेटर एफर्ट फ्रॉम द पेशेंट, लेबर ब्रीथिंग किसे कहते हैं, जिसमें पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं ताकि इनहेल और एक्सहेल करे, ठीक है। डिस्पनिया मीन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्पनिया मीन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। डिफिकल्ट एंड लेबर ब्रीथिंग ड्यूरिंग विच द इंडिविजुअल हैज अ परसिस्टेंट अनसेटिस्फाइड नीड फॉर एयर एंड फील डिस्ट्रेस, ठीक है। जब पेशेंट को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो, और वो उसको क्या कोई उसको रिस्पायरेटरी कोई मसला होता है, ठीक है, तो फिर वो डिफिकल्ट और लेबर ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से जो है वो
एफर्ट करता है कि ब्रीथिंग करें। अर्थूक किसे कहते हैं? ये भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन। जब पेशेंट जो है वो कुर्सी वगैरह पर बैठा हो या वो खड़ा हो तो वो ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल कर सकता है, ठीक है, आसानी से ब्रीथिंग कर सकते हैं। लेकिन जब वो लेट जाता है तो फिर वो ब्रीथिंग में उसमें मुश्किलात होती है, ठीक है। तो इसे अर्थूक नहीं कहते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट, वो अपराइट पोजीशन में और स्टैंडिंग पोजीशन में जो है वो ब्रीथिंग कर सकता है, लेकिन जब लेट जाए तो फिर ब्रीथिंग नहीं कर सकता, ठीक है। इसे अर्थूक नहीं कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रीथ साउंड, नॉर्मल रेस्पिरेशन डू नॉट यूजुअली हैव एनी नोटिसेबल साउंड। आम नॉर्मल रेस्पिरेशन जब होती है तो कुछ कोई साउंड जो है वो नहीं होता, ठीक है। हाउएवर सर्टेन डिजीज एंड इलनेस कैन कॉज इर्रेगुलर रेस्पिरेटरी साउंड, लेकिन सर्टेन डिजीज में जो है रेस्पिरेटरी साउंड आपको फील हो जाते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथिंग जो है उसमें कोई साउंड नहीं होते, ठीक है, लेकिन जब कोई एबनॉर्मलिटी हो तो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपने साउंड्स होते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल साउंड्स, स्ट्राइडर, अश्रिल, श्रिल मतलब तेज, ठीक है। हार्श साउंड, सख्त आवाज। हियर मोर क्लियरली ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में जो है ये मोर क्लियरली आपको सुनाई देगा, बट डेट कैन आकर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, लेकिन एक्सपायरेशन में भी ये होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इस साउंड में जब तक ये साउंड्स आप खुद सुने नहीं, ठीक है, जाके गूगल में सर्च करें कि स्ट्राइडर जो है वो स्ट्राइडर साउंड और स्टर्टर साउंड, ये जब आप गूगल में सुने तो फिर आपको जो है इसका वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन वैसे आप एक्सक्यूज के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है जहन में रखेंगे कि कौन से इस इंस्पायरेशन में होते हैं, कौन से जो है वो एक्सपायरेशन में होते हैं, ठीक है। तो ये इंस्पायरेशन में होती है और एक्सपायरेशन में भी होती है, ठीक है। लेकिन मेनली इंस्पायरेशन में होती है, लेकिन आल्सो एक्सपायरेशन में भी जो है ये होती है, ठीक है। दिस साउंड में अगर when there is air blockage, ये एयर ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। ये साउंड किस यूज की वजह से? एयर ब्लॉकेज की वजह से। सच एज इन चिल्ड्रन विद क्रूप्स, जिस तरह की चिल्ड्रन में क्रूप्स जो है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेरिंग्स है, ठीक है। इस ये क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरिंग्स। जब कोई इन्फेक्शन हो जाए लेरिंग्स में, ठीक है, तो लेरिंग्स इन्फ्लेम हो जाए, इसे क्रूप्स डिजीज कहते हैं, ठीक है। एंड पेशेंट विद लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, और लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन में भी ये साउंड जो है वो होती है। स्टर्टर, स्टर्टोरियस ब्रीथिंग, नॉइजी साउंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ये साउंड जो है ये शोर की तरह होती है और ये इंस्पायरेशन में सिर्फ होती है। साउंड सिमिलर टू दोज हर्ड इन स्नोरिंग, और ये साउंड जो है ये स्नोरिंग की तरह होती है, ठीक है। जिस तरह के कोई सो जाता है वो स्नोरिंग करता है, इस तरह ये साउंड होती है। क्रैकल्स आल्सो कॉल्ड रेल्स, क्रैकलिंग साउंड रिजेंबलिंग क्रशिंग टिश्यू पेपर, जिस तरह के एक कागज या कोई टिश्यू पेपर है, ठीक है, वो आपके हाथों में जो साउंड करते हैं, ठीक है, जब आप उसे जो है वो हाथों में उसको उस पर प्रेशर जो अप्लाई करते हैं तो उसे क्रशिंग साउंड कहते हैं, ठीक है। और ये उसी टिश्यू पेपर के क्रशिंग जैसे साउंड की तरह होती है, ठीक है। क्रैकल्स काज बाय फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द एयरवे, और ये किसकी वजह से? फ्लूइड एक्युमुलेशन, एयरवे में फ्लूइड एक्युमुलेशन की वजह से होती है, ठीक है। तो आपने ये बात जो है याद रखें, ये इंस्पायरेशन में सिर्फ होती है, ठीक है, और ये क्रशिंग साउंड है, ठीक है, टिश्यू पेपर की तरह, और ये फ्लूइड एक्युमुलेशन की वजह से होती है। रॉन की साउंड, रेटलिंग, ये हल्की होती है। विस्टलिंग, सीटी की तरह। लो पिच साउंड, इसका पिच जो है वो लो होती है, ठीक है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा लो पिच और हाई पिच साउंड, ठीक है। तो इसका पिच जो है वो लो होगा, जिसका पिच लो होगा, ठीक है, वो सीटी की तरह होती है, ठीक है। मेड इन द थ्रोट, ये थ्रोट में बनते हैं। ब्रोंकी कैन बी हर्ड इन पेशेंट विद निमोनिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में जो है कौन सी साउंड? ब्रोंकी साउंड जो है वो आपको सुनाई देता है, ठीक है। वीजेस, ये आपने याद रखना है, ठीक है। निमोनिया में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, ये भी एक जेनेटिक जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक एक बीमारी है, ठीक है। ये रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, इसमें रॉन की साउंड होती है। वीजीज साउंड सिमिलर टू रोंकी, ये रोंकी की तरह होती है बट मोर हाई पिच, लेकिन इसकी पिच जो है वो हाई होती है, ठीक है। रोंकी का पिच जो है वो लो होती है और इसका पिच क्या होती है? हाई पिच। मेड विन एयरवे बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड, ये भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे की बंदिश की वजह से होती है। और सीवियर नैरो, या जब एयरवे जो है वो नैरो हो जाए, एज इन तंग हो जाए, ठीक है। एज इन आसमा, जैसे कि आसमा और सीओपीडी में, ठीक है। तो सीओपीडी में रोंकी भी होती है और वीजीज भी होती है, ठीक है। काइनेस्टोक्स ब्रीथिंग, इरेगुलर ब्रीथिंग दैट मे बी स्लो एंड शैलो एट फर्स्ट, ये इरेगुलर ब्रीथिंग होती है, ठीक है। इसमें रिदम नहीं होती, रेगुलरिटी नहीं होती, और ये जो है पहले स्लो एंड शैलो होते हैं, देन फास्ट एंड डीपर, पहले फिर जो है तेज और डीप होते हैं। एंड दैट में स्टॉप फॉर अ फ्यू सेकंड बिफोर बिगिनिंग, और इसमें स्टॉप भी होता है, ठीक है। पैटर्न बिगिनिंग, पैटर्न अगेन, और इस तरह जो है ये पैटर्न जो है मुसलसल कंटिन्यूस होता है, ठीक है। दिस टाइप में भी सीन इन सर्टेन पेशेंट विद ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ये कौन से पेशेंट में आपको सुनाई देता है? ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जिनको हो गया है,
स्ट्रोक्स पेशेंट को, ठीक है, जिसको ब्रेन स्ट्रोक्स हो गया है एंड ब्रेन ट्यूमर, और ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट को, ठीक है, ये काइनेस्ट्रोक्स वाइब्रेशन, ये काइनेस्ट्रोक जो है ये इस तरह होती है, ठीक है, पहले जो ये इस तरह तेज होते हैं, ठीक है, शेलो एंड स्लो होते हैं, डेट में स्लो एंड शेलो एट फर्स्ट, ठीक है। काइनेस्ट्रोक्स ब्रीथिंग जो है ये पहले क्या होते हैं, स्लो एंड शेलो होते हैं, ठीक है, पहले जो है स्लो होते हैं, फिर क्या होते हैं, इसमें स्टॉपेज भी आता है, फिर ये डीप हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह, फिर स्टॉप होते हैं, फिर इस तरह, फिर डीप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, काइनेस्ट्रोक्स ब्रीथिंग। You need normal breathing 12 to 20 per minute, or this is important for MCQs. Ventilatory depth. The depth of respiration is assessed by observing movement of chest. आप respiration depth जो है वो किस तरह assess करते हैं, चेस्ट वॉल की मूवमेंट से, ठीक है। अगर मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये मतलब इसका डिप ज़्यादा है। डीप रिस्पायरेशन इन्वॉल्व अ फुल एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स विद फुल एक्सहेलेशन, ठीक है। डीप रिस्पायरेशन में क्या होता है, फुल एक्सपेंशन, लंग्स की फुल एक्सपेंशन और विद फुल एक्सहेलेशन, ठीक है। जब आप एक्सहेल करोगे तो आपके लंग्स एक्सपेंड हो जाएगा, आपका चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा। वेंटिलेटरी डिप, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग रिजल्ट फ्रॉम द कंट्रक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्रामेटिक डिप जो है वो डायफ्राम की रिलैक्सेशन और कंट्रक्शन से होती है एंड इज द बेस्ट ऑब्जर्व बाय वाचिंग एब्डोमिनल मूवमेंट। और ये हम किस तरह एसेस करते हैं, एब्डोमिनल मूवमेंट को जो है, एब्डोमिनल मूवमेंट की, एब्डोमिनल मूवमेंट को देखने से, ठीक है। Ventilatory diffusion and perfusion. The respiratory process of diffusion and perfusion can be evaluated by measuring the oxygen saturation of the blood, ठीक है। हम एक वेंटिलेटरी डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन को किस तरह जो है वो असेस करते हैं, किस तरह इवेलुएट करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड की ऑक्सीजन सैचुरेशन से, ठीक है। कलर ऑफ द स्किन, स्किन की कलर से, कैपिलरी रिफिल और कैपिलरी रिफिल से, ठीक है। कैपिलरी रिफिल इसको कहते हैं कि आप अगर फिंगर टिप जो है इस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाए, या जो नेल्स हैं नेल बिट पर थोड़ा सा प्रेशर लगाए और फिर छोड़े तो वो जो है दोबारा पहले वाइट हो जाता है प्रेशर से और फिर दोबारा जो है वो रेड या पिंक हो जाता है, ठीक है। तो इसे कैपिलरी रिफिल कहते हैं, ठीक है, कि ब्लड वापस आ जाता है। अगर वो उसे वो 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेता है तो फिर वो उसको मसला है, ठीक है। कलर ऑफ स्किन और स्किन की कलर, अल्टरेशन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में जो है वो तब्दीली या चेंजेस किस तरह थे, इपने जो है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, या सेजेशन ऑफ ब्रीथिंग। यूपनिया नॉर्मल ब्रीथिंग, अर्थूपनिया पोजीशन की वजह से अगर आपकी ब्रीथिंग में चेंज आता है तो इसे अर्थूपनिया कहते हैं, ठीक है। सिटिंग और अपराइट पोजीशन में आप सही तरीके से ब्रीथिंग कर सकेंगे, लेकिन जब आप जो है वो लेट जाए तो फिर ब्रीथ जो है वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्पनिया किससे कहते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सब्जेक्ट सेंसेशन रिलेटेड टू बाई पेशेंट एज टू ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ठीक है। डिस्पनिया मीन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्पनिया, जब आप सो जाते हैं और आप पर जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग के अटैक आते हैं तो इसे पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्पनिया कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर रात के टाइम होते हैं तो इसे नॉकटर्नल इसलिए कहते हैं, ठीक है। अटैक ऑफ सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दैट में वेक अ पर्सन फ्रॉम स्लीप, जो आपको स्लीप से क्या करेगा, आपको स्लीप से जो एवेक करेगा, ठीक है। हाइपरपनिया, इंक्रीज डिप्थ ऑफ ब्रीथिंग, जब ब्रीथिंग की डिप्थ जो है वो इंक्रीज हो जाए तो उसे हाइपरपनिया कहते हैं। टेकिपनिया, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विदाउट द ब्लड गैस एब्नॉर्मलिटी, जब फ्रीक्वेंसी जो है उसमें चेंज आए, ठीक है, तो उसे कहते हैं टेकिपनिया। रेट ऑफ रेस्पायरेशन जब इंक्रीज हो जाए तो इसे टेकिपनिया कहते हैं, और डिप्थ जब इंक्रीज हो जाए तो इसे हाइपरपनिया कहते हैं। और ब्रीडिपनिया, जब रेट ऑफ रेस्पायरेशन जो है वो लोअर हो जाए नॉर्मल से तो इसे ब्रीडिपनिया कहते हैं, ठीक है। और जब इंक्रीज हो जाए रेस्पायरेटरी रेट तो इसे टेकिपनिया कहते हैं। हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं इंक्रीज रेट ऑफ डिप्थ और कम्बिनेशन ऑफ बोथ, जब रेट और डिप्थ जो है दोनों इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो इसे हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। डिक्रीज रेट और डिप्थ, जब रेट या डिप्थ जो है वो डिक्रीज हो जाए या दोनों जो है वो डिक्रीज हो जाए तो इसे हाइपो वेंटिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है ऑक्सीजन ज़्यादा आपको बॉडी को चला जाता है और इसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। कुस्मल रेस्पायरेशन किसे कहते हैं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे खामखा ये एमसीक्यूज़ आता है। कुस्मल्स रिस्पायरेशन इज़ अ डीप एंड लेबर ब्रीथिंग, ये जो है डीप गहरा और लेबर
ब्रीथिंग है, ठीक है, जिसमें पेशेंट जो है उसको लेबर करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। ऑफन एसोसिएटेड विद सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है, ठीक है। जब आपके ब्लड का एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है तो फिर आपको कुछ रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। पर्टिकुलर डायबिटिक एसिडोसिस, डायबिटिक कीटोसिडोसिस में डीकेएम है, बट आल्सो किडनी फेलियर, और किडनी फेलियर में डायबिटिक कीटोसिडोसिस जो है ये डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से होती है, ठीक है, शुगर की वजह से होती है, ठीक है। ये इसमें जो है आपकी बॉडी का एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, आपके बॉडी में कीटोन बॉडीज पैदा होते हैं, ठीक है। और कीटोन बॉडीज से आपका जो है फिर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और फिर आपके बॉडी का ब्लड का एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। फिर आपको जो है जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, ठीक है, और डीप सांस लेना पड़ता है ताकि आपके ब्लड का एसिडिटी जो है वो कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब आप डीप सांस लेते हो और जल्दी जल्दी, तो उससे ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एसिडिक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर जाएगा तो आपकी ब्लड की एसिडिटी जो है वो नॉर्मल को आएगा। अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल साइन, ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है, ठीक है। बिकॉज इट एड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट स्पेशली, क्योंकि इससे हम जो है बहुत से बीमारियों की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेशली फॉर कार्डियोवैस्कुलर, खासकर जो है हार्ट की डिजीज। ब्लड प्रेशर रीडिंग आर ऑलमोस्ट ऑलवेज टेकन एट एवरी मेडिकल विजिट। ब्लड प्रेशर जो है ये हर एक मेडिकल विजिट पर जो है लिया जाता है, ठीक है। इवन इफ इट इज़ द ओनली वाइटल साइन ऑब्टेन, अगर आपने तमाम वाइटल साइन जो है लिए हो और सिर्फ ब्लड प्रेशर जो है वो रह गए हो, तो ये आपने खामखा जो है वो लेना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इस फिक्र का मतलब क्या है, इवन इफ इट इज़ द ओनली वाइटल साइन ऑब्टेन, अगर ये सिर्फ वाहिद इस तरह वाइटल साइन हो कि ये रह गया हो तो आपने ये भी लेना है, ठीक है। अगर एक पेशेंट आया और आपने सारे वाइटल साइन चेक किए और वो नॉर्मल आ गए और सिर्फ ब्लड प्रेशर जो है वो रह गया था, तो आपने इस तरह छोड़ना नहीं है कि और वाइटल साइन जो है वो नॉर्मल है तो फिर मैं ब्लड प्रेशर चेक नहीं करता, ठीक है। अगर तमाम वाइटल साइन नॉर्मल हो तो फिर भी आपने ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करना है, ठीक। Definition: blood pressure is the amount of force exerted on the arterial walls while the heart is pumping blood. Blood pressure क्या है? The amount of force exerted on the arterial wall. आर्टरीज के वॉल पर जो फोर्स ब्लड एक्सर्ट करता है while the heart is pumping blood, जैसे कि ब्लड हार्ट पंप करता है। स्पेसिफिकली विन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है वो आपके आर्टरी में पुश करता है, और वो ब्लड जो है वो आपके आर्टरीज के वॉल पर जो प्रेशर डालता है उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय गाजिंग द फोर्स ऑफ दिस प्रेशर, और ब्लड प्रेशर क्या है, इस फोर्स को नापना है थ्रू टू स्पेसिफिक रीडिंग, टू रीडिंग्स है। सिस्टोलिक, एक सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होता है, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस कहते हैं, इज द हाईएस्ट प्रेशर, ये हाईएस्ट प्रेशर होता है दैट अकर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और ब्लड पुश करे तो वो जो प्रेशर होती है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और diastolic pressure is the lowest pressure level that occurs when the heart is relaxed and the ventricle is at rest, refilling with blood. डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होती है जब हार्ट जो है वो रिलैक्स होती है, वेंट्रिकल जो है वो एट रेस्ट पर होती है, और जो वेंट्रिकल है वो दोबारा ब्लड से फिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। बीपी इज रीड इन मिलीमीटर, ये हम मिलीमीटर में रीड करते हैं, ठीक है। आप मर्करी mmRpg में ये जो है हम मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर इज रिकॉर्डेड यूजिंग द सिस्टोलिक हाईएस्ट प्रेशर रीडिंग और द डायस्टोलिक प्रेशर लोएस्ट प्रेशर, सिमिलर टू राइटिंग अ फ्रिक्शन, ये हम जो है फ्रिक्शन में लिखते हैं, ठीक है। और जो सिस्टोलिक है ये ऊपर लिखते हैं और डायस्टोलिक नीचे लिखते हैं, ठीक है। इससे जो है ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बीपी जो है कि सिस्टोलिक डिवाइडेड बाई डायस्टोलिक, ठीक है। पल्स प्रेशर आप किसे कहते हैं, इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रीडिंग एंड कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द डायस्टोलिक रीडिंग फ्रॉम द सिस्टोलिक रीडिंग। इफ द ब्लड प्रेशर इज 1 द पल्स प्रेशर इज द। पल्स प्रेशर किसे कहते हैं, इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रीडिंग कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द डायस्टोलिक फ्रॉम सिस्टोलिक। इफ द ब्लड प्रेशर इज 120/80 द पल्स प्रेशर इज 40। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। अब पल्स प्रेशर क्या है, आपने जो है 120 माइनस 80, तो इससे क्या कहते हैं, इसे आता है 40, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पल्स प्रेशर हो गया, ठीक है।
आपने जो है क्या करना है, आपने डायस्टोलिक रीडिंग जो है वो माइनस करना है फ्रॉम सिस्टोलिक रीडिंग से, ठीक है। ये जो है ये सिस्टोलिक है और ये डिस्टोलिक है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जो ऊपर होता है फ्रिक्शन में वो सिस्टोलिक होता है, जो नीचे होता है वो डिस्टोलिक होता है, जो ग्रेटर होता है वो डायस्टोलिक होता है, जो स्मॉलर होता है वो सिस्टोलिक होता है, ठीक है। अगर आपको 2 रीडिंग दे दे और आपको कहते हैं कि इसे पल्स प्रेशर मालूम करें, तो आपने क्या है करना है कि सिस्टोलिक से डायस्टोलिक माइनस करना है, ठीक है। इन जनरल अपर प्रेशर दैट इज ग्रेटर देन 40, वो पल्स प्रेशर जो कि 40 mm ऑफ इंच से जो है वो ज़्यादा हो, कंसिडर वार्डन, उसको वार्डन पल्स प्रेशर कहते हैं। और जो 30 mm ऑफ इंच से कम हो उसे नैरोड पल्स प्रेशर कहते हैं, ठीक है। पल्स प्रेशर वार्डन पल्स प्रेशर में भी एन इंडिकेटर फॉर कार्डियोवैस्कुलर। वार्डन पल्स प्रेशर हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट की डिजीज और एनीमिया को शो करता है। नैरोड पल्स प्रेशर में भी इंडिकेटर फॉर हार्ट, ये सीचिफ को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, शॉक। Although pulse pressure is useful for preventing cardiovascular risk in patient, it should not be used alone. ये जो है कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस हमें शो करता है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है वो शो करता है, लेकिन ये आपने सिर्फ इसी पर जो है वो डिपेंड नहीं करना है, ठीक है। आपने बहुत से और चीज़ों को भी देखना है, ठीक है। इसका मतलब ये है इट शुड बी नॉट बी यूज एलोन, डिपेंड ऑन वेरियस अदर फैक्टर। ये दूसरे फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, सच एज द पेशेंट ब्लड प्रेशर, जैसा कि पेशेंट ब्लड प्रेशर और उसका एज, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप पल्स प्रेशर ले लें, ठीक है, और वो नैरोड है और आप कहते हैं कि उसको सीचिफ है, ठीक है। इस तरह आप नहीं कर सकते, आपने जो है और पर्सपेक्टिव भी देखने हैं। फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन। अब पल्स जो है ये ब्लड प्रेशर जो है ये किस तरह रेगुलेट होता है, किस तरह कंट्रोल हो जाता है। देयर आर 2 बेसिक मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है वो 2 तरीकों से जो है वो बॉडी में रेगुलेट हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। एक शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म है विच रेगुलेट ब्लड विसल डायमीटर, जिसमें ब्लड विसल डायमीटर जो है वो विच रेगुलेट ब्लड विसल डायमीटर, जिसमें ब्लड विसल का डायमीटर जो है वो उससे कंट्रोल हो जाता है। हार्ट रेट एंड कंडक्टिविटी। शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म, एक शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म है विच रेगुलेट ब्लड विसल डायमीटर, जिसमें ब्लड विसल डायमीटर जो है उसको रेगुलेशन हो। शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म, एक शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म विच रेगुलेट जो कि ब्लड विसल डायमीटर को रेगुलेट करते हैं, हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म में क्या होता है विच रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, ये जो है ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, उसमें चेंजेस आता है, ठीक है। तो ये जो है फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन है कि किस तरह अगर ब्लड प्रेशर में जो है ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाए, ठीक है, तो वो किस तरह फिर बॉडी जो है कौन सा मैकेनिज्म होता है कि वो दोबारा नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म में क्या होता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर आपके ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ठीक है, तो एक शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म में ये जो है वो कंट्रोल हो जाती है। और एक लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म में, शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म में क्या होता है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, आपके सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है तो इससे आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। आपका एड्रेनल ग्लैंड जो है वो इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम जब रेगुलेट हो जाए तो इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन है, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड से ये रिलीज हो जाता है। जब ये हार्मोन रिलीज हो जाता है तो इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये कार्डियक आउटपुट को जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। ये एरो से मतलब इंक्रीज। पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन, और आपके स्किन में जो पेरिफ्रीज में जो और आपके पेरिफ्रीज में जो विसल है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो जब विसल जो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए तो इससे ब्लड प्रेशर क्या होगा, वो ऊपर जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और हेमोस्टेसिस रिस्टोर, ठीक है, ये एक किस्म की हेमोस्टेसिस है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो गया, आपका पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन भी हो गया, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो दोबारा नॉर्मल को आ गया, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म है जब ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है या आपके वॉल्यूम जो है वो कम हो जाते हैं। दूसरा जो है वो लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, किडनी जो है वो एक हार्मोन को किडनी जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, उसे रेनिन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हार्मोन जो है वो जो है एरिथ्रोपोइटिन भी आपके बॉडी में जो है वो और आपके बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन भी जो है रिलीज हो जाते हैं।
तो रेनिन क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज अल्डोस्टेरोन सीक्रेटेड, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जब रिलीज हो जाए तो क्या होता है, आपका यूरिन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। आपके यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इस तरह आपके ब्लड से जो है आपका ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बरकरार रहता है। अल्डोस्टेरोन सीक्रेटेड, अल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम और आयन को रिस्टोर करता है, ठीक है। तो इससे आपका जो फ्लूइड है, ठीक है, वाटर जो है वो आपसे यूरिन में जो है वो सीक्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। थर्स्ट स्टिमुलेटेड, आपको जो है वो थर्स्ट स्टिमुलेट करता है, तो इससे क्या होता है, आप पानी पियोगे तो वॉल्यूम जो है वो रिस्टोर होगा। इंक्रीज रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, ये आपके रेड ब्लड सेल को जो है वो बनाते हैं, तो जब रेड ब्लड सेल अब बन जाए तो इससे भी ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और अल्डोस्टेरोन जो है, इससे क्या होता है, इससे जो है वो कार्डियक आउटपुट, इससे जो है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो है आपका ब्लड का वॉल्यूम रिस्टोर हो जाएगा और ब्लड प्रेशर जो है वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ फॉलिंग ब्लड प्रेशर, जब आपका ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, तो बेरो रिसेप्टर इनहिबिटेड, जो बेरो रिसेप्टर है, ठीक है, वो इनहिबिट हो जाते हैं, वो जो है बंद हो जाते हैं। बेरो रिसेप्टर वो रिसेप्टर है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। डिक्रीज इम्पल्स टू द ब्रेन को जो है वो इम्पल्स नहीं जाता। डिक्रीज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाते हैं। इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी और सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाते हैं। तो इससे क्या इफेक्ट हो जाते हैं हार्ट पर, इंक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट और हार्ट कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज वेज कंस्ट्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, आपके विसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। एड्रेनल ग्लैंड जो है वो इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन, आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी और वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म विच रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, किडनी रेगुलेट आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बाय डायरेक्ट रीनल मैकेनिज्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें आपके ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म में ब्लड वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। इनडायरेक्ट रीनल रेनिन एंजियोटेंसिन, तो ये जो है डायरेक्ट रीनल मैकेनिज्म से भी हो जाता है, ठीक है, कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो रिलीज हो जाते हैं, तो आपका वॉल्यूम जो है वो रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। यूरिन में जो है वो फ्लूइड आपसे लॉस नहीं होती। और दूसरा जो इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, इसको कहते हैं, या इनडायरेक्ट या रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म जो है ये लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है, ठीक है, कि ये आपके लो ब्लड प्रेशर को जो है वो रेगुलेट करे, वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है। आपके लिवर में एक एंजाइम प्रोड्यूस हो जाता है, इसे एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। जब आपके डिक्रीज इन रेनल परफ्यूजन जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जब आपकी किडनी में जक्स्टा मेडुलर अपरेटस है उसमें परफ्यूजन जो है वो कम हो जाए, ठीक है, परफ्यूजन उसमें कम हो जाए, वाटर और साल्ट जो है वो कम हो जाए, तो क्या हो जाता है, आपके किडनी एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इसे रेनिन कहते हैं। रेनिन क्या करते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करते हैं। एंजियोटेंसिन 1 जो है आपके लंग्स में सरफेस ऑफ पल्मोनरी एंड रेनल एंडोथेलियम, आपके लंग्स और किडनी का जो एंडोथेलियम है, ठीक है, वो क्या करता है, अब जो मेम्ब्रेन है एंडोथेलियम मेम्ब्रेन, वो ACE एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ACE का मतलब क्या है, ACE का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये आपके सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ये जो है, और क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एड्रेनल ग्लैंड जो है आपके किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड है ये उसको एक्टिवेट करता है, और वो अल्डोस्टेरोन जो है वो सिक्रीशन करता है,
अल्डोस्टेरॉन सिक्रेट करता है। तो अल्डोस्टेरॉन जो है वो क्या करता है, वो सोडियम, क्लोरीन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, उसकी रिटेंशन करता है, उसको यूरिन में जो है वो लूज़ करने नहीं देते, ठीक है। तो ये जो है वो वापस ब्लड में आ जाते हैं और इस तरह ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल तक आ जाता है, ठीक है। दूसरा, ये जो है आपका एंटी डाययूरेटिक आपका पिट्यूटरी पर भी एक्ट करता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 और पिट्यूटरी ग्लैंड से ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन करता है, जो आपके एंटी डाययूरेटिक मतलब जो आपकी यूरिन को कम करता है, ठीक है। आपके यूरिन को जो है आपके वाटर जो है वो यूरिन में लूज करने नहीं देता, तो इससे भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। आर्टेरियोल वेजो कंस्ट्रक्शन, ये आर्टरीज पर क्या करते हैं, ये आर्टरीज पर भी एक्ट करते हैं और ये वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। रगों को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस तरह उससे क्या होता है, उससे ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस हो जाते हैं तो आपके वाटर एंड साल्ट रिटेंशन हो जाता है, ठीक है। आपके ब्लड में वाटर और साल्ट जो है वो रिटेन हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो जब ये वापस आ जाते हैं तो इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम इंक्रीजेज, आपके ब्लड का वॉल्यूम जो इंक्रीज कर जाता है। परफ्यूजन ऑफ द जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस इंक्रीजेज और जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के परफ्यूजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इस तरह आपका रेनिन जो है वो इनहिबिट हो जाता है। तो और रेनिन जो है वो फिर इंक्रीज नहीं कर जाता, ठीक है। ये माइनस का मतलब है इनहिबिटरी सिग्नल, ठीक है, ये इनहिबिट कर जाता है और फिर रेनिन जो है वो उसका सिक्रीशन जो है वो बंद हो जाता है और ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आपके बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, सॉरी आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और इस तरह आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, नॉर्मल तक आ जाता है, ठीक है। ये रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम है। इससे जो है एमसीक्यूज आएगा, आपने इस कॉन्सेप्ट पर जो है वो आपने आपको समझाना है, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, अब आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है इसका फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। ये जो है हमें इन चीज़ों के दरमियान जो है वो इंटर रिलेशनशिप जो है वो जो है वो शो करती है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर से हम कार्डियक आउटपुट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पेरिफेरल वेज रेजिस्टेंस, ठीक है। पेरिफेरल वेज रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगी। ब्लड वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगी, कम है तो कम होगी। ब्लड विस्कासिटी, आर्टीरियल इलास्टिसिटी, सीधे ब्लड कितना विस्कस है, इससे भी जो है अगर ब्लड आपका बहुत ज़्यादा विस्कस है, ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आर्टीरियल इलास्टिसिटी, अगर आपके आर्टरीज में इलास्टिसिटी ख़त्म हुई है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। नॉर्मल जो है वो लेस दिन, सिस्टोलिक जो है वो लेस दिन 120 है और डायस्टोलिक लेस दिन 80 है, सही है। ये चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड प्रेशर गाइडलाइन ये जो है एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे एमसीक्यूज़ आ सकता है कि नॉर्मल कितना है, प्री हाइपरटेंशन कितना है, हाइपरटेंशन कितना है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस किसे कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल लेस दिन 120 सिस्टोलिक और लेस दिन 80 डायस्टोलिक होना चाहिए, ठीक है। प्री हाइपरटेंशन क्या है, प्री हाइपरटेंशन का मतलब है कि हाइपरटेंशन से पहले, प्री का मतलब है पहले, ठीक है। मतलब अभी हाइपरटेंशन पेशेंट हाइपरटेंशन को नहीं चला गया है लेकिन हाइपरटेंशन से पहले है, तो 120 to 139 सिस्टोलिक होगा, 80 to 89 जो है वो डायस्टोलिक होगा। ये पेशेंट जो है प्री हाइपरटेंशन इसे कहते हैं। हाइपरटेंशन पेशेंट कौन सा होता है, जिसका ब्लड प्रेशर जो है वो 140 से 179 तक हो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है वो 90 से 109 हो। इस तरह हाइपरटेंसिव क्राइसिस किसे कहते हैं, हायर देन 180 सिस्टोलिक, जब 180 से बड़ा बड़ा सिस्टोलिक जब 180 से इंक्रीज कर जाता है तो इसे, और डायस्टोलिक जो है वो 110 से जो है वो इंक्रीज कर जाता है तो इसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस इमरजेंसी जो है कहते हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न में ये ब्लड प्रेशर है, ठीक है। इस तरह से एज, ठीक है, एज जो इंक्रीज होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एज इंक्रीज होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। आपने इस तरह पल्स प्रेशर, आपने इस तरह पल्स ब्लड प्रेशर ये जो है एज से रिलेटेड सब करना है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एज इंक्रीज हो जाने से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। न्यूबॉर्न का 75/55 होता है और इस तरह एडल्ट का 119/78 होता है।
फैक्टर इफेक्टिंग ब्लड प्रेशर किस कौन से फैक्टर से इफेक्ट हो जाता है? रेस, ठीक है, इसमें नस्ल वगैरह आता है। एक्सरसाइज से, एज, डायर्नल वेरिएशन, डे और नाइट का जो वेरिएशन है, ठीक है, स्ट्रेस, जेंडर, मेडिकेशन वगैरह से, ठीक है, मेल है फीमेल है, जेंडर में है, मेडिकेशन, सर्टेन मेडिकेशन पर बीपी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, बस डिक्रीज करते हैं। ब्लड प्रेशर असेसमेंट, अब ब्लड प्रेशर को हम किस तरह मेजर करते हैं, किस तरह असेस करते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट यूज और प्रेशर कफ, इसमें ब्लड प्रेशर कफ जो है वो होता है, स्पिग्मोमानोमीटर होता है, ठीक है, एंड स्टेथोस्कोप और स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पिग्मोमानोमीटर के टाइप्स कौन से हैं? एक मरकरी स्पिग्मोमानोमीटर है, एक इनराइड होता है, ठीक है। मरकरी वाला वो होता है जो कि स्टैंड उसके पास होता है। इनराइड जो हम यूज़ करते हैं क्लिनिक में ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। टू मेथड्स है, ठीक है, एक डायरेक्ट मेथड है ब्लड प्रेशर के मेजर करने के, टू मेथड्स है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड कौन से है? इन्वेसिव, एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसमें हम नीडल जो है वो आर्टरीज में एंटर करते हैं, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। इसमें हम एक नीडल जो है वो डायरेक्ट आर्टरी में एंटर करते हैं और उसी वो जो है ब्लड का प्रेशर जो है वो मेजर करता है और हमें शो कर देता है। एक इनडायरेक्ट मेथड है, वो उसमें इनडायरेक्ट में फिर टू मेथड है, ठीक है, एक अस्कल्टेटरी मेथड है और एक जो है वो पाल्पेटरी मेथड है। अस्कल्टेटरी मेथड में हम स्टेथोस्कोप जो है वो यूज़ करते हैं और पाल्पेटरी मेथड में हम जो है फिंगर से जो है ऊपर को असिस्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड, अमानिट इज यूज फॉर दिस मेथड, दिस इज कंटिन्यूस मेथड विच मेजर मीन प्रेशर, ये जो है आपका मीन प्रेशर, ठीक है, ब्लड का मीन प्रेशर जो है वो मेजर करता है। अ नीडल और कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द ब्रेकियल, इसमें एक नीडल या कैथेटर आपके ब्रेकियल, रेडियल या फेमोरल आर्टरी में एंटर कर जाते हैं। एंड अ मॉनिटर डिस्प्ले आर्टीरियल प्रेशर इन अ वेव फॉर्म, और एक मॉनिटर लगा होता है उसमें आप क्या है ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर होता है और हमें दिखाई देता है, ठीक है। एक डायरेक्ट इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज रिकमेंडेड इन सिक एंड कंप्रोमाइज पेशेंट, लेकिन चूंकि ये इन्वेसिव प्रोसीजर है तो ये हम सिक और कंप्रोमाइज पेशेंट में, ठीक है, यूज़ करते हैं, ठीक है। हर पेशेंट में हम इसे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इन्वेसिव है और हम तो बार बार ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हु आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेजर ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी, या जिसको सर्जरी में ब्लड लॉस का इशू हो उस पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। और फॉर होम अबनॉर्मल ब्लड गैसेज आर एंटिसिपेटेड, या जो कि जिसके ब्लड गैसेज जो है वो एबनॉर्मल हो, ठीक है, ब्लड में जो गैसेज हो है एबीजीज, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड गैसेज जो है वो एबनॉर्मल हो। पेशेंट विद रिस्पायरेटरी डिजीज, जिस पेशेंट को रिस्पायरेटरी डिजीज हो, ठीक है, रिस्पायरेशन प्रॉब्लम्स हो, और अंडरगोइंग थोरेकोटोमीज, या जिसने थोरेकोटोमीज किया हो, ठीक है, जिसने कोई चेस्ट वाला सर्जरी किया हो जिसमें उसके चेस्ट में जो है वो कट वगैरह लगे हो, ठीक है, तो उसे थोरेकोटोमीज कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में जो है वो दो मेथड है, एक पाल्पेटरी मेथड है और स्कल्टेटरी। इन द पाल्पेटरी मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर डिटर्मिनेशन, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग ऑफ द ब्लड फ्लो साउंड द नर्स यूजेस लाइट टू मॉडरेट प्रेशर टू पाल्पेट द पल्सेशन ऑफ द आर्टरी एज द प्रेशर इन द कफ इज रिलीज, ठीक है। इसमें हम जो है स्टेथोस्कोप यूज़ नहीं करते हैं और जब हम ब्लड प्रेशर कफ को इन्फ्लेट करते हैं तो हम फिर दूसरे हाथ से जो है वो पल्स को जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। द प्रेशर इज रीड फॉर द स्पिग्मोमीटर व्हेन द फर्स्ट पल्सेशन इज फील्ड, और हम जो है जब हमको फर्स्ट पल्स जो है वो फील हो जाते हैं तो वो हम स्पिग्मोमीटर में जो है वो देखते हैं और वही हमें वही से नोट करते हैं, ठीक है। तो ये पाल्पेटरी मेथड है, इसमें जो है हम स्टेथोस्कोप यूज़ नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ स्टेथोस्कोप हम जो है वो पल्स को फिंगर्स के ज़रिए जो है वो देखते हैं, ठीक है, फिंगर के ज़रिए जो फील करते हैं और स्पिग्मोमीटर में उसकी रीडिंग देते हैं। जैसे भी हम प्रेशर छोड़ देते हैं और हमें फर्स्ट पल्स फील हो जाते हैं तो वो हम वहाँ से जो है हम रीडिंग नोट करते थे, ठीक है। अस्कल्टेटरी मेथड कौन से होते हैं? इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड होम्स, ये जो है मोस्ट कॉमन मेथड है। एक्सटर्नल प्रेशर ब्लड सुपरफिशियल आर्टरी को जो है हम कफ के जरिए जो है उस पर प्रेशर डालते हैं एंड द नर्स रीड द प्रेशर फ्रॉम द स्पिग्मोमीटर, और स्पिग्मोमीटर से जो है वो प्रेशर रीड करती है व्हाइल लिसनिंग विद स्टेथोस्कोप, और इसमें जो है हम स्टेथोस्कोप से जो है वो साउंड जो है वो सुनते हैं। व्हेन कैरिड आउट करेक्टली द अस्कल्टेटरी मेथड इज रिलेटिवली एक्यूरेट, और ये जो है एक्यूरेट मेथड है, ठीक है, इसे हम एक्यूरेट तरीके से जो है वो मेजर कर सकते हैं ब्लड प्रेशर। ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि एक्यूरेट मेथड कौन सा है, अस्कल्टेटरी मेथड।
When taking a blood pressure using a stethoscope, the nurse identify phases in the series of sound called Korotokov sound. और जो साउंड आपको स्टेट में सुनाई देता है उसको कौन से साउंड कहते हैं? कोरोटकोफ साउंड, ठीक है। कोरोटकोफ साउंड जो है ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि इस साउंड को क्या कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर इज द पॉइंट, सिस्टोलिक प्रेशर वो पॉइंट होती है वेयर द फर्स्ट टेपिंग साउंड इज हियर, जहाँ पर आपने जब आप प्रेशर छोड़ देते हो तो जो पहला साउंड आप सुनते हो तो आप स्पिग्मानोमीटर में देखते हो और वही पॉइंट आप नोट करते हो, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। व्हाइल डिस्टोलिक प्रेशर इज द पॉइंट वेयर द साउंड बिकम अनऑडिबल। और जिस तरह प्रेशर डिक्रीज होता रहता है, ठीक है, तो जब वो साउंड जो है वो गायब हो जाए, पल्स का जो साउंड आता है, ठीक है, वो जब गायब हो जाए, जिस पॉइंट पर गायब हो गया तो वो क्या है? वो डायस्टोलिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर असेसमेंट साइट्स, किन किन साइट्स से भी आप ब्लड प्रेशर ले सकते हैं, ठीक है। अपर आर्म से ले सकते हैं जिस तरह की कामन हम क्लिनिक्स वगैरह में लेते हैं, ताई पर भी आप ले सकते हैं, लिग पर भी ले सकते हैं, ठीक है, फोर आर्म पर भी सकते हैं। अब अगर एक पेशेंट आ गया और उसका दोनों आर्म्स जो है वो नहीं है, ठीक है, शोल्डर से शोल्डर में वो कट हो गए, ये नहीं है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर आपने कहाँ पर लेना है? आपने दूसरा रीजन जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। अपर आर्म यूजिंग ब्रेकियल आर्टरी, अपर आर्म में ब्रेकियल आर्टरी को हम यूज़ करते हैं। ताई अराउंड पोप्लिटल आर्टरी, ताई में जो हम पोप्लिटल आर्टरी को यूज़ करते हैं। फोर आर्म यूजिंग रेडियल आर्टरी, फोर आर्म में जो है वो रेडियल आर्टरी को, और लेग में टीबियल और डोर्सेलिस पिडस जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्टरेशन इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में कौन से चेंजेस आ सकते हैं? एक हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, पोजीशन और पोस्टल हाइपोटेंशन। पोजीशन की वजह से आपके ब्लड प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। मतलब पोजीशन की वजह से आपके बीपी गिर जा सकते हैं, ठीक है। मतलब पोजीशन की वजह से आपके बीपी में जो डिक्रीज आ जाता है, ठीक है, उसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। वो हाइपोटेंशन जो कि पोजीशन की वजह से, आपके बॉडी की पोजीशन की वजह से आते हैं, उसे ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन अपन सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर, ये एक सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर है, मतलब इसमें सिम्टम आपको शो हो जाते हैं, ठीक है, सर चकराना वगैरह, ठीक है। करेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, और ये इसमें आपका ब्लड प्रेशर जो है वो परसिस्टेंटली जो है कंटिन्यूसली हाई होता है। द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन इज मेड व्हेन एन एवरेज ऑफ 2 और मोर डायस्टोलिक रीडिंग ऑन एटलीस्ट 2 विजिट इज 90 mmHg और हायर। आप किसी पेशेंट को कब हाइपरटेंसिव कहोगे? जब आप 2 टाइम्स जो है उसका ब्लड प्रेशर ले ले, ठीक है, और उसका एवरेज फिर निकाले, और वो एवरेज जो है वो 90 mmHg, क्या डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 90 mmHg से जो है वो ज़्यादा आए, तो उसे आप हाइपरटेंसिव पेशेंट कहोगे, ठीक है। द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन मेड व्हेन एन एवरेज ऑफ 2 और मोर डायस्टोलिक रीडिंग, जब 2 या 2 से ज़्यादा डायस्टोलिक रीडिंग का एवरेज आप ले लें। एवरेज आप किस तरह ले लो? अगर आपने एक मौका पर चेक किया और वो आ गया 100, ठीक है, और दूसरे मौका पर आप चेक किया और वो आ गया 90, तो आपने इन दोनों को जो है वो प्लस करना है और 2 पर डिवाइड करना है। आप अगर ये भी अच्छा है कि आप 3 टाइम ले लें, ठीक है। अगर एक टाइम जो है वो 110 आ गया, ठीक है, तो आपने फिर 3 वालों को जो है वो प्लस करना है, ठीक है, और फिर 3 पर डिवाइड करना है, तो इससे आपका एवरेज आइएगा। विन एवरेज ऑफ मल्टीपल सिस्टोलिक प्रेशर ऑन 2 और मोर सब्सिक्वेंट विजिट इज कंसिस्टेंटली हायर देन 135 mg, जब एक पेशेंट के ब्लड प्रेशर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा मौकों पर जब आप उसे चेक करोगे और उसका एवरेज जो है सिस्टोलिक का एवरेज वो 135 से हायर हो, तो उसे आप हाइपरटेंसिव पेशेंट कहोगे, ठीक है। ये हाइपरटेंशन पेशेंट की जो है वो डायग्नोसिस है। हाइपोटेंशन किसे कहते हैं? इज जनरली कंसीडर प्रेजेंट व्हेन द सिस्टोलिक प्रेशर फॉल 90 mmHg, जब 90 mmHg से बिलो हो जाए तो इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कौन सा है? या पोस्चरल? इट अकर व्हेन नॉर्मोटेंसिव पर्सन डेवलप सिम्टम, ये जो है जब एक आम बंदा जो है, एक आम नॉर्मल बंदा जो है वो ब्लड हाइपोटेंशन का सिम्टम शो करे
विन राइजिंग टू अपराइट पोजीशन, जब वो अपराइट पोजीशन में हो, ठीक है। जब वो खड़े हो जाए तो उसका ब्लड प्रेशर गिर जाता है, ठीक है। तो इसे अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। आर चेंज हिज पोजीशन फ्रॉम लेइंग टू सिटिंग, या वो जो है लेटा हो और वो सिटिंग पोजीशन में आ जाए, या वो खड़ा हो जाए तो वो उसका जो है पोजीशन चेंज करने से उसका ब्लड प्रेशर जो है वो गिर जाता है। इसे अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं।